बच्चों, in the last class we have discussed कि what are the physical properties of nitrogen, oxygen and halogen families। और मैंने आपसे कहा था कि आप ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ठीक है, और हैलाइड्स को स्टडी कर लेना। ठीक है, सभी ग्रुप्स के हम लोग कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली का पहला कंपाउंड N2 उसको बताया कि किस तरह से वो प्रिपेयर्ड होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अमोनिया किस तरह से बनता है। ठीक है, क्या अमोनिया इंडस्ट्री में भी बनाया जाता है, यानी कि इसका क्या वाइड यूज है, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनता होगा। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रिपेयर्ड किया जाता है, और लैब का बनाने का तो एक स्पेसिफिक मेथड हो गई होगा। ठीक है, तो लैब में हम लोग अमोनिया जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जाए, तब हमारे पास अमोनिया फॉर्म होता है। ठीक है, अमोनिया साथ में वाटर और साथ में कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बाकी बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 इधर लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अमोनिया बनाने के और भी मेथड्स हो सकते हैं लैब के अंदर प्रिपेयर करने के। हम लोग अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया तो बनेगा बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में NaCl बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मेटल, आपके पास कैल्शियम के प्लेस पे सोडियम आ गया तो NaCl बनेगा। तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड को किसी एक बेस से रिएक्ट करा के हम लोग बना सकते हैं। इवन अमोनियम सिलिकेट या अमोनियम फॉस्फेट, अगर हम लोग ये भी सिलेक्ट कर लें, जैसे अमोनियम सिलिकेट नहीं, सल्फेट अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट को अमोनियम सल्फेट को या अमोनियम फॉस्फेट को हम लोग अगर रिएक्ट करा दें कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनसे रिएक्ट कराने पर भी हमको प्रोडक्ट में अमोनिया मिलता है। ठीक है, इसमें भी अमोनिया ही प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, बाकी बाय प्रोडक्ट आप CaSO4 वगैरह बना सकते हो, वाटर बना सकते हो। यहाँ पर भी जैसे हमारे पास Mg, अब Mg के साथ करा रहे तो Mg3, और यहाँ पर NH4 होल थ्राइज होता है क्योंकि फॉस्फेट पे -3 होता है, तो Mg3PO4, ठीक है, होल ट्वाइस, और वाटर बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अमोनिया को लैब में कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इवन ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनसे भी हम लोग अमोनिया प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यूरिया यूरिया से भी अमोनिया बनाया जा सकता है बेटा। ठीक है, इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये प्रोडक्ट में मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका अमोनिया प्रिपेयर्ड हो गया। एक जनरल रिएक्शन भी इसमें होती है हमारे पास कि वही बेटा हमारे पास कार्बोनिल अमाइन है, और आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तो ये हमारे पास अमोनिया प्रोडक्ट में देता है, और साथ में एल्काइल एल्काइल सोडियम एसीटेट हमको प्रोडक्ट में दे देता है। ठीक है, तो ये अमोनिया बनाने का तरीका हो गया। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग कैसे अमोनिया बनाते हैं, ये सारी रिएक्शंस आपको लिख करके लर्न करना पड़ेंगी। जब मैंने पी ब्लॉक पहले भी इनिशिएट किया था, तब भी मैंने कहा था कि आप डेली 10 रिएक्शंस लर्न करते चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो डेली 10 रिएक्शंस आप प्रिपेयर करते चलोगे तो ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट मार्क्स में ये आएगा इनऑर्गेनिक में। ठीक है, CBSE में लगभग 10 मार्क्स में आएगा, और ISC में लगभग 8 मार्क्स में ये चैप्टर आएगा। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा चीज नहीं है जहाँ आप कोई न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा या कुछ और पॉइंट पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है,
तो आपको, हाँ, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शनल केसेस होंगे, क्योंकि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ ऑर्डर तो आपको याद ही होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, या आयनेशन एनर्जी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है। तो कहीं कहीं आपको हो सकता है कि एक्सेप्शनल केसेस को भी स्टडी करना पड़े, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग अमोनिया को कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग अमोनिया को हैवर्स प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। हैवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हैवर्स प्रोसेस से हम लोग कैसे बनाते हैं अमोनिया को? हैवर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हम लोग अमोनिया, मतलब 1:3, 1:3 में रिएक्ट करा के अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर, रिवर्सिबल रिएक्शन, बट हमें ऐसे चाहिए रिएक्शन के वो हमारे पास प्रोडक्ट फेवरेबल हो। तो रिएक्शन में हम लोग आयरन या मोलिब्डेनम नाम का कैटलिस्ट डाल देते हैं, जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और बैक होने से रोकता है। यानी कि हमें, क्योंकि प्रोडक्ट में अमोनिया चाहिए, दैट्स वाई हम लोगों ने क्या डाल दिया, आयरन और मोलिब्डेनम। तो आयरन और मोलिब्डेनम जो है, ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, बट आयरन और मोलिब्डेनम अकेले वर्क नहीं कर पाते, इनके साथ थोड़ा बहुत अमाउंट पोटेशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, और इन कैटलिस्ट को वर्क कराने में ये हेल्प करते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग N2 और 3H2 को अलग अलग हम लोग कंटेनर में पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग इसको कंप्रेसर में पहुंचाते हैं, कंप्रेसर के बाद हम लोग इसको प्योरीफायर में पहुंचाते हैं, ठीक है। और प्योरीफायर के बाद हम लोग इसको पहुंचाते हैं कैटालिटिक चैम्बर में, ठीक है, ठीक है। और इसको फिर हमारे पास यहाँ से जो प्रोसेस होता है, तो ये आपको अमोनिया भी प्रोवाइड करके देगा, ठीक है, कंडेंसर, ठीक है। और एक पंप लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हमारे पास अमोनिया बन रही होती है, और बाकी जो अमाउंट बच जाता है वो अगेन कंप्रेसर में पहुंचता चला जाता है। तो सेम प्रोसीजर बार बार होता रहता है, क्योंकि आप जानते हो कि रिएक्शन में, ये जब रिएक्शन हो रही होगी तो अमोनिया जो फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, तो अमोनिया के साथ साथ ये रिएक्शन को बैक भी कर रहा होगा, यानी N2 और 3H2 भी मिल रहा होगा। तो बचा हुआ N2 और 3H2 को हम लोग अलग निकालने की कोशिश करते हैं कि पंप के थ्रू हम लोगों ने इसको कंप्रेसर में अगेन पहुंचाया, जिससे कि ये हमारे पास N2 और 3H2 फिर कंटिन्यूसली ऐसे रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट के फॉर्म में आते रहे, ठीक है। तो ये जो अमोनिया हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है, तो ये कुछ मॉइस्चर को कंटेन किए होती है। जब हमारे पास अमोनिया फॉर्म होती है तो ये एक मॉइस्चर्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो हम लोग मॉइस्चर फॉर्म वाली अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं ड्राई अमोनिया में, ठीक है। यानी कि एक हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, जो कि इसके अंदर जो वाटर वेपर रह गए हैं उसको रिमूव कर दे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4 या फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड, इनको हम लोग यूज करके अमोनिया को ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल है, ठीक है, पंजेंट स्मेल है इसकी, ठीक है। पंजेंट स्मेल मतलब कि एक इतनी तीखी गंध है कि इसको स्मेल करने पर हमारे आंसू आने लगते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वीपिंग गैस, ठीक है। और ये एक हमारे पास कलरलेस गैस है, ठीक है। और ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं अमोनिया का, जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में अगर इसको डालें, ठीक है, तब ये हमारे पास बेसिक नेचर की हो जाता है, ठीक है। बेसिक नेचर का हमारे पास सब्सटेंस मिलता है, यानी कि अमोनिया को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको NH4OH ये आपको फॉर्म करके दे देगा। हालांकि NH4OH जो है वो NH4+ और OH- आयंस को अपने अंदर कंटेन किए होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अमोनिया की स्टेबिलिटी की, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो अराउंड अमोनिया जो है 1700 डिग्री सेल्सियस के जस्ट बिलो टेम्परेचर तक झेल सकता है। बट अगर आपने 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा N2 और 3H2 में, ठीक है। अमोनिया जो हमारे पास है NH3 जो है, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती है बेटा, ये, और हमको, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देती है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देती है, और ये हमारे पास जो
नाइट्रोजन सब्सटेंस दे देती है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन बनाने का एक मेथड भी हो गया, और साथ में ये वाटर प्रोडक्ट में देती है। इसको हम लोग बोलते हैं कंबसन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का जलना, ठीक है। ये हमारे पास बेटा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया जो है इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लोन पेयर है, तो इसमें लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लोएस एसिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोएस एसिड। अमोनिया जो है वो लोएस एसिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। और क्योंकि इसका जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है, उस एक्वस सॉल्यूशन में NH4+ और OH नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास वीक लोएस बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। और अगर आप ऐसे भी ना समझो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है, वो वीक बेस आयन में देंगे, ठीक है, मतलब उनके जो कॉन्जुगेट सब्सटेंस बनेगा, उनका जो कॉन्जुगेट बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बनता है वीक बेस। ये कॉन्जुगेट सब्सटेंस हो गया उसका, कॉन्जुगेट सब्सटेंस यानी अमोनिया जो है NH3 जो है वो NH4+ प्रोडक्ट में हमको देती है, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। तो एसिड हमको एक बेस देगा, बेस हमको एसिड देगा। तो एसिड जो है उसका एसिड का जो भी कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक मिलेगा, वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। और अमोनिया की कुछ और रिएक्शंस भी आप देख सकते हो, जैसे कि अमोनिया जो है ये क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लोरीन से रिएक्ट करके ये NCl3, देखो NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये काफी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है NCl3, तो यहाँ पर बनता है, ठीक है, और साथ में HCl देता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट, अब हीटिंग इफेक्ट कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अमोनियम के जो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, अमोनियम जो सॉल्ट बनाता है यानी कि NH4+ जो सॉल्ट बनाता है NH4+, ठीक है, अगर ये सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, तो इसको हीट करने पर अमोनियम के जो सॉल्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट देगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको 3 केसेस में स्टडी करते हैं। पहला जो हमारे पास केस रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, या फिर हमारे पास वीक या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, वीक या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वीक या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन है, ठीक है, तो उनके साथ हमारे बन रहे हैं बेटा अमोनियम सॉल्ट बन रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, कार्बोनेट हो गया, या बाइक कार्बोनेट हो गया, ठीक है, या हमारे पास एसीटेट हो गया, ठीक है, या हमारे पास सल्फेट हो गया, ठीक है, या हमारे पास ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है, या हमारे पास फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो इनसे जो भी बन रहे होंगे, या हमारे पास इवन हेलाइड हो गया, ठीक है, या हमारे पास सल्फाइड हो गया, ठीक है, या हमारे पास साइनाइड हो गया, तो ये काफी सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। तो अगर इनको हम लोग हीट कर रहे होंगे तो ये हमको प्रोडक्ट में NH3 देंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया लाइक NH4Cl, या आपने कार्बोनेट सिलेक्ट कर लिया, इसका कार्बोनेट सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपने इसका साइनाइड, ठीक है, साइनेट सिलेक्ट कर लिया, या आपने सल्फेट सिलेक्ट कर लिया, तो ये जो भी है ये सारे, ये सब हीट करने पर हमको, ये सारे हीट करने पर हमको, सब के सब हीट करने पर हमको अमोनिया देंगे। ये भी अमोनिया देगा, ये भी अमोनिया देगा, ये भी अमोनिया देगा, ये भी अमोनिया देगा। अब इसमें क्या बच जाएगा? HCl। इसमें क्या बन जाएगा? H2CO3। इसमें क्या बन जाएगा? HCN। इसमें क्या बन जाएगा? H2SO4। ये आपको कुछ लिस्ट याद रखना पड़ेगी कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है और उनका कोई अमोनियम सॉल्ट बनता है, तो फिर हमारे पास हीट करने पर प्रोडक्ट जो है वो हमको अमोनिया मिलेगा, प्रोडक्ट में हमको अमोनिया मिलेगा। और
अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें तो अमोनियम सॉल्ट जो कि हमारे पास वीक या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, उनका हम लोग पहले अमोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, फिर उनको हीट कर रहे हैं, लाइक क्लोरेट, ठीक है, या फिर हमारे पास क्रोमेट, ठीक है, या फिर हमारे पास परमैग्नेट, या फिर हमारे पास नाइट्राइट, या फिर हमारे पास नाइट्रेट, ठीक है, या फिर हमारे पास आयोडीन ऑक्साइड, ठीक है, ये। तो अगर इनको हम लोग हीट कर रहे होंगे, इनको हीट करने पर हमको नाइट्रोजन एंड वाटर मिलेगा। जैसे हमारे पास अमोनियम अमोनियम डाइक्रोमेट है, मान लीजिए यही हमारे पास सब्सटेंस है, तो इसको हीट करने पे हमें नाइट्रोजन एंड वाटर मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में Cr2O3, ये क्रोमेट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग इसको हीट कर रहे होंगे, NH4NO2 आपने ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको N2 और वाटर रिमूव कर देना है, ठीक है। अब N2 कितने निकाल सकते हैं? 2। अब 2H2O निकाल दो तो रिएक्शन बैलेंस हो गई और किसी की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास मान लीजिए NH4MnO4 है, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले N2 निकाल दूं, अब मैक्सिमम वाटर यहाँ से निकल सकते थे मेरे पास 2H2O, ये निकल सकते थे। अब साथ में बच गया हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड। अब बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने के लिए मैं यहाँ पर अगर 2 लगाऊंगा, तो जैसे ही मैंने इधर 2 लगाया तो ये मेरे पास वाटर की क्वांटिटी 4H2 हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास 2MnO2 हो गई बैलेंस। इस तरह से आप बैलेंसिंग भी कर लोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन है, ठीक है। जैसे हमारे पास NO2 या NO3 की हम लोग बात करें, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है, तो इस वाले केस में आपको सीधे सीधे याद रखना है ये दो ही हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग एनायन है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, NH4NO2, अगर इसको हीट करेंगे तो N2 और ये वाटर बना के देगा। और अगर NH4NO3 को हम लोग हीट करेंगे तो इसमें याद रखना कि ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना सेकेंड वाली रिएक्शन, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन तो पहले वाले केस में भी यूज में आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन हो गई रिगार्डिंग अमोनिया, ठीक है। अगर हम लोग अमोनिया के टेस्ट के बारे में बात करें कि अमोनिया को कैसे चेक करते कि वहां पर अमोनिया होगा या नहीं, अगर इसके टेस्ट की बात करें, सबसे पहले तो इसकी पेंडेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। दूसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू, ठीक है, लिटमस को का कलर चेंज कर देगा। तीसरा टेस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अमोनिया के पास अमोनिया के पास एक ऐसी रॉड लेकर के आए जिसको आपने HCl के अंदर डिप कर रखा था, ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड HCl से वो वेट थी, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वाइट फ्यूम्स बनाने लगेगा, ये हमारे पास वाइट फ्यूम्स बनाने लगेगा। ये चीज जो है बेटा, ये पूछी भी जा चुकी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आपके पास NH3 यहाँ से चली आ रही है, यहाँ से HCl चला आ रहा है, ठीक है, और ये किसी प्लेस पे जाके जब मिले तो वाइट फ्यूम्स बने होंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि वाइट फ्यूम्स कब दिखाई देंगे, मतलब कितने डिस्टेंस पे, जैसे इन्होंने कहा था कि यहाँ से ये पॉइंट बना हुआ था, पॉइंट मतलब 3 पॉइंट बना दिए A B C करके, और यहाँ से तो ये पूछा गया था कि B पॉइंट पर, C पॉइंट पर या A पॉइंट पे कहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का नहीं है बेटा, IIT लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जब व्हाइट फ्यूम्स पूछा गया था तो हम जानते हैं कि अमोनिया और HCl में अमोनिया जो है वो हमारे पास लगभग का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 17 होता है और इसका 36.5 होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो अ, उसका रेट जो होगा भागने का वो ज्यादा होगा, यानी HCl ज्यादा आगे पहुंच जाएगी एज कम्पेयर टू अमोनिया, ज्यादा आगे पहुंच जाएगी एज कम्पेयर टू HCl। तो इसका जो आंसर था वो था C, यानी कि
HCl जब तक इधर चलेगा तब तक अमोनिया इधर तक आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अमोनिया HCl से रिएक्ट करके मतलब अगर अमोनिया के आसपास जहाँ अमोनिया गैस है वहां पर अगर आप HCl से वेट रॉड को, कंसंट्रेटेड HCl से वेट रॉड को अगर पास लेके जाओगे तो वहां पर NH4Cl बनने लगेंगे, ठीक है। इवन अगर हम लोग अमोनिया को, एक और टेस्ट है बेटा, अगर हम लोग अमोनिया को, ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगर हम लोग अमोनिया को बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, जिसको नेशनल रिएजेंट भी कहा जाता है, नेशनल नेशनल रिएजेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेट इसमें ये बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडाइड ऑफ, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस ये बनता है, ठीक है। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर बाकी बाय प्रोडक्ट हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पोटेशियम आयोडाइड हो, चाहे वाटर हो, चाहे सोडियम आयोडाइड हो, ये भी बनता है, बट हमें याद रखना है कि आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस इसमें बनता है, ठीक है। बाकी कुछ चीजें आपको जैसे मतलब टर्म 2 में बताई जाएंगी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा दें तो ये हमारे पास CuNH3 होल 4SO4, ठीक है, इसका नाम है टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। उसकी नेमिंग तो हम लोग अभी सीखेंगे इस तरह के कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं। अगर इसके हम लोग यूजेस की बात करें, अमोनिया के क्या क्या यूजेस हैं, तो बेटा यूजेस की बात करें तो सबसे पहले ये नाइट्रिक एसिड बनाने में हेल्प करती है, ओसवाल प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओसवाल प्रोसेस। तो ओसवाल प्रोसेस में बेटा अमोनिया के थ्रू ही हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाने वाले हैं, ठीक है। और जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर होते हैं, तो उनको भी हम लोग अमोनिया के थ्रू ही प्रिपेयर्ड करते हैं, लाइक अमोनियम नाइट्रेट हो गया NH4NO3, या फिर हमारे पास अमोनियम सल्फेट हो गया NH4, तो इनको भी, ये भी हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी फर्टिलाइजर। ये इसके यूज हो गए कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर बनाने में या फिर रेफ्रिजरेंट की तरह, ठीक है। हम लोग लेबोरेटरी में इसको रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क नायलॉन बनाने में भी, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाता है NCl3, तो वहां पर भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑक्सी एसिड्स की, तो मैंने कहा था कि ऑक्सी एसिड्स की आपको लिस्ट बनाना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स तीनों चैप्टर में दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें तो हाइपो नाइट्रस ऑक्साइड, हाइपो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूले की बात करें तो इट इज H2N2O2। ये डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से का क्या नाम है, या डायरेक्टली ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। नाइट्रो नाइट्रो ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H4N2O4, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी बस जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बढ़ गई, ठीक है। इवन हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, और एक हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, नाइट्रिक
ऑक्साइड भी है, दैट इज HNO3। ठीक है, इसी में हमारे पास परऑक्सो परऑक्सो नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो H2NO3। ठीक है, परऑक्सो नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला गलत दिया, HONO3 है ये, HONO3। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सी एसिड्स हो गए। इनमें से एक ऑक्सी एसिड को हमें स्टडी भी करना है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब स्टडी करने का मतलब, जैसे हम लोगों ने अमोनिया पढ़ा है, इसी तरीके से हम लोग सभी कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि वो लैब में कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, क्या वो इंडस्ट्री लेवल पे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसका जो नेम है, इसका ट्रिवियल नेम पहले चलता था एक्वा फोर्टिस, इसका पुराना नाम है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को पहले एक्वा फोर्टिस के नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड लैब में भी प्रिपेयर्ड होता है और एज वेल एज ये इंडस्ट्री में प्रिपेयर्ड होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि अमोनिया का जो यूज है वो ओसवाल प्रोसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड बनाने में होता है। तो वो कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो बात करें पहले तो हम लोग लेबोरेटरी मेथड की, कि लैब में कैसे बनाया जाता है। मैं जितना पढ़ाता चल रहा हूँ बेटा, अगर आप उतना भी प्रिपेयर्ड करते चलोगे ना डेली डेली, तब भी आपकी प्रिपरेशन जो है वो विद इन 20 डेज कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री की। अगर आप केमिस्ट्री से फ्री हो जाओगे तो आप अपने अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो जितना मैं काम देता चल रहा हूँ बस उतना ही आप करते चलें, तो आपका इजिली बर्डन नहीं पड़ेगा और इजिली आपकी चीजें हो भी जाएंगी। अगर मैं लैब की बात करूं कि लैब में कैसे बनाते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड को, तो सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके हम लोग सोडियम सल्फेट बनाते हैं, और साथ में नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाने का तरीका हो गया। अगर हम लोग बात करें कि ओसवाल प्रोसेस से, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग बात करें, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग बना रहे हैं इसको ओसवाल प्रोसेस। ठीक है, ओसवाल प्रोसेस से हम लोग कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखो। अगर ओसवाल प्रोसेस की बात करें तो हम लोग अमोनिया का हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि NH3 को हम लोग रिएक्ट कराते हैं O2 से। यहाँ बैलेंस रिएक्शन लिखते हुए चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटेनियम ब्लैक। प्लेटेनियम ब्लैक मतलब प्लेटेनियम की एक जाली होती है जिसको हम लोग प्लेटेनियम ब्लैक बोलते हैं, अराउंड 500 केल्विन टेम्परेचर पर और 9 बार प्रेशर पर। तो हमको प्रोडक्ट में नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर के वेपर मिल जाते हैं, दोनों गैसेस फॉर्म में मिलते हैं प्रोडक्ट में, पूरी गैसेस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्साइड जो है ये O2 से रिएक्ट करके हमें जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यानी कि NO2 जो है, इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट करा के हम लोग HNO2 और HNO3 बना लेते हैं। ठीक है, ये HNO2 और HNO3 ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सब्सटेंस बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो HNO2 है, HNO2 जो है यहाँ पर HNO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग HNO3 को जब हीट करते हैं, तो जब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये अपने आप को पहले तो खुद ही ब्रेक कर लेता है एक मॉलिक्यूल में, साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर लेता है। याद रखना कि HNO3 के साथ जो वाटर का मिक्सचर होता है ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। यानी कि यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा। ठीक है, दोनों का एक मिक्सचर, ये आपस में इंडिविजुअली रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं बिना रिएक्ट किए, बट इनका एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये दोनों एक साथ
बॉयल हो रहे हैं, एक साथ बॉयल हो रहे हैं, ठीक है, और ये आपस में मिक्स भी नहीं हुए हैं। तो ये हमारे पास ओसवाल प्रोसेस है। बेसिकली हम लोगों ने अमोनिया से पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड और नाइट्राइट एसिड दोनों हम लोगों ने बनाए, ठीक है। तो ये ओसवाल प्रोसेस है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है बेटा, दैट इज वर्कलैंड, वर्कलैंड एंड आइड, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, वर्कलैंड एंड आइड। बट ये प्रोसेस जो है वो काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसको आज के टाइम में यूज नहीं करते। इन्होंने N2 को ही रिएक्ट करा के O2 से पहले बनाया था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से इन्होंने O2 बनाया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा पड़ता है इस रिएक्शन को कराने के लिए। दैट्स वाई अब के टाइम में हम लोग जो है ओसवाल प्रोसेस को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो काफी कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा होने की वजह से हम लोग वर्कलैंड आइड प्रोसेस को जो है अवॉइड करने लगे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो क्या है कि ये एक तो कलरलेस है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता इसका, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये 231 केल्विन एंड 355 केल्विन होते हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये जो है हमारे पास अगर गैसियस स्टेट में है, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो ये पोलर होगा हमारे, सॉरी प्लेनर होगा, पोलर नहीं, प्लेनर होगा कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O एक के साथ हो चुका है, एक सेकेंड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है। बाकी इधर एक H लगा दो तो HNO3 हो गया। ये ट्राइंगुलर प्लेनर शेप में रहता है, ट्राइंगुलर प्लेनर में होता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है, अगर इसको हम लोग 68% लें नाइट्रिक एसिड और साथ में 32% वाटर मिलाएंगे, तो ये हमारे पास एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना देता है, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना देता है ये। अगर हम लोग इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर हम लोग बात करें, तो नाइट्रिक एसिड जो है यानी कि HNO3 जो है वो हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और ये जो है मेटल्स को, इवन नॉन मेटल्स को, ये मेटल और नॉन मेटल्स को, ये दोनों को ही ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, एक्सेप्ट गोल्ड और प्लेटिनियम को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, बाकियों को ये कर लेगा। तो गोल्ड प्लेटिनियम इसके एक्सेप्शनल केस हो गए, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग इसका कैरेक्टर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस HNO3 का कंसंट्रेशन कितना ले रखा है, कंसंट्रेशन कितना ले रखा है, या टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिएक्शन कितना रहा, या नेचर ऑफ मेटल कैसा रहा, उस बात पर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमें इस एक केस में बताता हूँ कि मान लीजिए आपने नॉन मेटल्स लिए, ठीक है, आपने नॉन मेटल लिए, तो अब नॉन मेटल अगर आप लेते हो तो ये HNO3 जो है, ठीक है, HNO3 जो है कार्बन, HNO3 जो है सल्फर, HNO3 जो है वो आयोडीन, ठीक है, और HNO3 जो है वो फॉस्फोरस, इनसे इनको हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, इस टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, NO2 बनाएगा, सभी में कॉमन प्रोडक्ट NO2 बनाएगा, ठीक है। और साथ में सभी में H2O भी बनाएगा, ठीक है, साथ में सभी में H2O भी बनाएगा, ठीक है। अभी मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंस अपन बाद में कर लेंगे। तो साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बना रहा है। अब पहले वाले में CO2 बनाएगा, दूसरे वाले में H2SO4 बनाता है, ठीक है, तीसरे वाले में HiO3 बनाता है,
और चौथे वाले में हमारे पास H3PO4 बनाता है। तो ये नॉन मेटल से कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जिसमें ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम लोग बात करें मेटल्स की, हम लोग मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मेटल्स वाले केस में अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर हम लोग अ, अगर हम लोग इसको रिएक्ट ऐसे करें, मैग्नीशियम मैग्नीशियम या मैग्नीज से HNO3 को, ठीक है, मैग्नीशियम या मैग्नीज से, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो ये हमको प्रोडक्ट में H2 गैस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बाकी नाइट्रेट तो बनाएगा, मैग्नीशियम का भी नाइट्रेट बनाएगा और हमारे पास मैग्नीज का भी ये नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, ये दोनों को बनाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं हमाम। हमाम का मतलब क्या हुआ? हमाम मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है किससे? मैग्नीश और मैग्नीज और मैग्नीज और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ये हमारे पास हमाम रिएक्शन से आप याद रख सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अ, अगर आपने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, ठीक है, तो HNO3 अगर डाइल्यूट नेचर का आपने ले लिया तो ये आयरन से रिएक्ट करके फेरस नाइट्रेट यानी कि FeNO3 और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट ये बनाता है, साथ में वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा, अगर आपने इसी में याद रखना कि ये वेरी डाइल्यूट था, ये वेरी डाइल्यूट था। ठीक है, अगर आपने नॉर्मली डाइल्यूट लिया आयरन को या जिंक को, ठीक है, तो अगर आपने डाइल्यूट नेचर का रखा, ठीक है, तो